हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ओवरव्यूज का। तो ये चैप्टर का नाम है एयर। ठीक है, एयर है तो एयर मतलब हमारा किससे रिलेट हो जाता है। एयर मतलब एयर कहाँ, एटमॉस्फेयर में होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में किससे रिलेट होगा, उसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स का, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी हीलियम, हाइड्रोजन। देर आर लॉट ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम इसमें आते हैं एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है कि द अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर की आपको डेफिनेशन लिखने की बात करता है तो अभी लिख सकते हैं कि जो अपना एयर अर्थ है वो एक हवा का, मतलब एयर का एक ब्लैंकेट है, मतलब जो अपनी अर्थ है उसके ऊपर हवा का एक ब्लैंकेट है, उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कई तरह के कंपोनेंट्स है, एयर के कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है और देयर आर लॉट ऑफ मोर्स। ठीक है, अब ये किस किस कंपोनेंट में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन पाया है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन पाया जाता है 78% में। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21% में। इसके अलावा जो रिमेनिंग है लेस देन 1% में पाए जाते हैं। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस किस परसेंटेज में पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन इतना एलोबरेट नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दी गई थी। तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03%। ऑर्गन पाई जाती है 0.09%। इसके अलावा और भी गैसेस वो 0.04% में कंबाइन होती है, कितने में मैक्सिमम है। तो वो भी आपको दिया नहीं गया, वो आप और आगे और इलेबोरेट होगा, धीमे धीमे इलेबोरेट होना है हर चीज़ की। इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद इसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन गैस सबसे अबंडेंस में पाई जाती है, सबसे पहली बात ये। दूसरा 78% इसका है, कितने 78% मार्जिन इसका। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में हमारे यूज में आती है? ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ द सेम सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। ठीक है, तो ये ऐसे फालतू नहीं पड़ा रहता है, खूब एबंडेंस में इसकी जरूरत है जमीन को। इसी वजह से अर्थ के सर्कुलर चलने के कारण, अर्थ के मतलब उसमें जो जीवन चक्र चल रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा योगदान भी है इसको। तो ये क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन है पेड़ पौधे लेते हैं, ये तो पता है, पेड़ पौधे यूज करते हैं। इन किस फॉर्म लेते हैं? डायरेक्ट नहीं ले लेते हैं। क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है वो जो सॉइल में रहती है वो लेती हैं, और रूट्स जो किसी कुछ कुछ प्लांट के रूट, जैसे आप पढ़े होंगे कि ओनियन, ठीक है, ये सब रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, ये एयर से लेते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट प्लांट कैन यूज इट। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का हो गया। चलिए, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ठीक है, 21% पाई जाती है। इसका मेन यूज क्या है? मेन यूज है इसका सांस लेना। जो हरे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका होना बहुत जरूरी है हमें जीवन के लिए। और क्या है कि आजकल जो डिफॉरेस्टेशन लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से जो ये साइकिल है, ठीक है, कि मतलब पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे तो वो ऑक्सीजन इमिट कर लेते हैं। तो अगर ये इमिट करना कम हो जाए, पेड़ पौधे कम होती है, इमिट करना कम हो जाएंगे, तो यहाँ अबंडेंस में क्या हो जाएगा, अबंडेंस में CO2 हो जाएगा। तो CO2 का अबंडेंस भी नुकसान है और कम होना भी नुकसान है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान मरने लगेगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत गलत है। ठीक है, तो इसको प्लांटेशन करके रोक सकते हैं, अभी भी समय है। तो नेक्स्ट है CO2 पाया जाता है 0.03%। ये क्या है, किस काम में आता है? जो ग्रीन प्लांट है इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन बनाने में। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो वो यूज कैसे करेंगे? ठीक है, और ये टेम्परेचर बनाने में भी, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए CO2 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वही इसमें लिखा भी, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। वही कि अगर ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करेगा।
अब क्या जो CO2 है, CO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। वही कि जब जो CO2 रिलीज एटमॉस्फेयर रिलीज करता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। कैसे करता है? बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है? जैसे जो हीट आई अर्थ सरफेस पे हीट आई, तो जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये CO2 जो होती है वो इसको ट्रैप कर लेगा, जाने नहीं देगा। तो हीट क्या बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, वो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। अर्थ एकदम गर्म होती है, वार्म होती है टाइम टू टाइम। तो CO2 का ही इम्पोर्टेंस है। विदाउट इट द अर्थ वुड बी हैव बीन टू कोल्ड। वही मैंने जो बताया कि अगर CO2 नहीं होगा तो भी नुकसानदायक है। तो एक जो इसीलिए 0.03% है, और इसको आप बढ़ा के 21% CO2 कर दो और 0.03% ऑक्सीजन कर दो, इंसान रहेगा कैसे? नहीं रह पाएगा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस, दोनों का हर चीज़ का इम्पोर्टेंस अपना अलग अलग है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इट्स लेवल इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार, द heat retained increases the temperature of earth. This is called global warming। वही कि हीट जब इंक्रीज कर, जब इंट्रैप कर लेगा तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो वो क्या, वो ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अपने जो आइस ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। उसकी वजह से क्या, आइस वो सी लेवल बढ़ेगा, ओशन लेवल। तो वो एक कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कहीं कुछ कंट्री का अच्छा खासा पार्ट डुबो दें। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ एक नोट फॉर्म में मैंने लिखा है कि व्हेन एयर इज हीटेड इट expands and become lighter and goes up, and cold air which is denser and heavy। बताइए कि अगर हवा है उसको जब जितना जलाते हैं वो उतना हल्की होती जाएगी, उतनी जितनी हल्की होगी वो उतनी जल्दी ऊपर उड़ेगी। मतलब कि अगर ये कोई जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि हवा तुरंत ऊपर उठता है, अगर क्योंकि अगर हैवी ना होता तो वहीं सेटल होता। ठीक है, तो जब हम गर्म करते हैं तो उसके आसपास की हवा होती है, गर्म होके हल्की होती जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। लेकिन और जो उसकी जगह पे कोल्ड एयर उसका जगह ले लेती है। ये हटेगी तो कोल्ड एयर आएगी, फिर हटेगी कोल्ड एयर आएगी। तो क्या है कि एक सर्कुलेशन बनता आता है। ठीक है, ये गई ऊपर, ऊपर गर्म ऊपर गई, ऊपर जाकर ठंडी, फिर ऐसे ये एक सर्कल बना रहता है। ठीक है, इसी को ही एयर सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब गर्म हवा, मतलब हवा गर्म ऊपर गई, ऊपर जाकर ठंडी, फिर नीचे आई, ठंडी हवा नीचे आ गई, फिर ऊपर। ये एक सर्कुलेशन के कारण, इसी जो हवा चलती है वो एयर सर्कुलेशन के कारण ही होती है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइजेस एंड दिस हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। ये तो बात हो गई नॉर्मल एयर के कंपोनेंट का, कंस्टिट्यूएंट्स का। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है? तो एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स में, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, कई उसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो अपने जो ट्रोपोस्फियर है उसकी अपर लेयर है, वो जो उसकी लेयर है जहाँ तक उसका एक्सटेंशन है वो है ट्रोपोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है? स्ट्रेटोपॉज। और मेसोस्फियर का मेसोपॉज। उसके ऊपर हम लोग का ऐसा कोई लेयर नहीं नाम है। थर्मोस्फियर का एक रेंज बता दी गई है कि इस रेंज तक रहता है। तो जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर की रेंज है 0 to 10 किलोमीटर। 0 to 10 किलोमीटर में ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, फिर 10 to 50 किलोमीटर में अपना है स्ट्रेटोस्फियर। 50 to 85 किलोमीटर में है मेसोस्फियर। उसके ऊपर 85 to 110 किलोमीटर में है थर्मोस्फियर। और रिमेनिंग जब उसके ऊपर चला जाता है तो ये क्या है? वो हो जाता है एक्सोस्फियर। तो ये हाइट में, ये अपनी अर्थ सरफेस से हाइट पे हैं ऐसे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट आते हैं कि कैसे कैसे चलते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर पे है, तो इसको हमने बताया कि 0 to 10 किलोमीटर है, तो इसकी एवरेज हाइट मान ली जाती है 30 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि 10 लिखा था 10 ही होगा, हो सकता है 12 हो, 13, 14। तो एवरेज इसकी मान लिया जाता है कि वो 13 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में जो हम सांस लेते हैं वो हवा इसी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो अपने रेनफॉल है, फॉग है, जो ये हेल स्टॉर्म है, आइस जो गिरते रहते हैं, हेल स्टॉर्म, ये सब इसी ट्रोपोस्फियर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर का इंपॉर्टेंस आपको समझा। अगर इसमें एरोप्लेन ये सब नहीं उड़ते हैं, ये सिर्फ हवा जो हम लेते हैं वो इसमें रहती है,
रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म होते हैं, वो सब इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये कितना एक्सटेंड करता है? वो एक्सटेंड कर रहा है 10 to 50 किलोमीटर। तो ये एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है या एनी अदर वेदर फिनोमेना, ठीक है, कि धूप तेज वाला गर्मी नहीं होता है वो सब। तो इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एनी अदर वेदर फिनोमेना। एरोप्लेन जो होते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं। जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ रहती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। इज एनी अदर क्लाउड या वेदर फिनोमेना एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर? तो इसमें आंसर होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। तो ये एक्सटेंड कितना करता है? ये एक्सटेंड 80 किलोमीटर हाइट पे तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, हाइट में। जो मेटेओराइट बर्न होके आते हैं, ठीक है, तो वो इसी लेयर में इंटर करते हैं, स्पेस से इसी लेयर से इंटर करते हैं। जो जब जैसे कोई अर्थ है, मेटेओराइट कोई आया यहाँ से गिरा, तो जो इसमें जो अपने ये लेयर है, तो जब इस लेयर में पहुंचता है तो वो बर्न कर जाता है। इससे पहले वाले मतलब थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर में कभी बर्न नहीं करता। जब वो मेसोस्फीयर लेयर में आता है, जैसे इंटर करता है वो बर्न करने लगता है ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स बिहेवियर, ठीक है। तो इसका मेन है कि मेटेओराइट बर्न किस लेयर में करता है? मेसोस्फीयर में करता है। ये 80 किलोमीटर हाइट पर मतलब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फीयर। इसमें क्या है? टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती आएगी उसमें क्या बोलते हैं, ये टेम्परेचर राइज बहुत तेजी से एग्जिस्ट करता जाएगा। आयनोस्फीयर भी इसका एक पार्ट ही है, ठीक है, आयनोस्फीयर भी इसका एक पार्ट है। ये एक्सटेंड करता है 80 to 400 किलोमीटर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमने उसमें लिखा 80 to 110, तो लेकिन एक्चुअल मान लिया था कि 400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर कहाँ हेल्प करता है? रेडियो ट्रांसमिशन में। अब मतलब अब रेडियो ट्रांसमिट कैसे होता है? तो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। मतलब जो यही लेयर जब यहाँ से रेडियो जो ट्रांसमिशन है, जो रेडियो ट्रांसमिशन है, वो वेव है, वो ऐसे ट्रांसमिट की गई, जो इस लेयर में पहुंच के ही वापस जहाँ जो रेडियो वो है ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो इसी लेयर में जाके रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर क्या है कि इट हैज़ अ वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत थिन एयर होती है, बहुत हल्की, मतलब यहाँ पे लाइट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि लाइट गैस इसलिए बोला गया कि वेरी थिन एयर, क्योंकि यहाँ पे लाइट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। लाइट गैसेस कौन सी? हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ही जो बोलते हैं कि अंतरिक्ष में लोग तैरते हैं। इन हीलियम, हाइड्रोजन, लाइट, एयर की वजह से लोग जो अंतरिक्ष में, स्पेस में लोग तैरते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। एक नोट में आप लिख सकते हैं कि अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 into 10 power 10 part of sun energy. अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 into 10 की पावर 10 पार्ट ऑफ सन एनर्जी। मतलब समझ लीजिए अगर इतनी कम एनर्जी में हालत हो जाए, अगर पूरी एनर्जी आ जाए, मतलब जो जितना नज़दीक होगा अर्थ सन के, उसकी हालत तो एकदम ख़राब हो जाती है ना। तो अब ये तो हो गया अपना एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर का। अब हम आते हैं वेदर, ठीक है। तो वेदर क्या होता है? वेदर इज आर टू आर और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेदर क्या है? वेदर इज आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसलिए जो वेदर रिपोर्ट आती है वो डे टू डे रहती है, ठीक है। तो आर टू आर आती रहेगी। जैसे कभी इस समय क्या बोलते हैं, अभी तूफान आया, इधर बंगाल में आया, उड़ीसा में आया, इधर अब आने वाला है महाराष्ट्र में, तो ये सब इसी कारण है। तो अब क्या इसमें कुछ टर्म्स जैसे क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एनी वेदर कंडीशन
any weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place। मतलब जो बोलते हैं कि अपना अर्थ, सॉरी अर्थ की करनी, अपने मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी जगह पर जो क्लाइमेट, जो वेदर काफ़ी समय तक एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो उस जगह का क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाने लगता है। उसे क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। अब तो क्लाइमेट की बात होगी, मतलब एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। टेम्परेचर, ठीक है, ये मतलब टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए, टर्म्स हैं। जैसे अब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब कहीं पे बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो ये क्या है? ये टेम्परेचर, उस जगह हमको तापमान ही हमको इसका एहसास कराता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो इंसोलेशन इफेक्ट है, वही उसी की वजह से जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है, अब इंसोलेशन, जो भी मैं बोला, इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन, जो इंसोलेशन होता है वो इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ पे आती सोलर एनर्जी, उसका इंटरसेप्शन, जो उसको इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्शन ही इंसोलेशन कहलाता है, ठीक है, इंसोलेशन कहलाता है। इसी इंसोलेशन के कारण जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे होता है, जो सन से आया, ठीक है, अर्थ पे, तो ये टेम्परेचर का इंटरसेप्शन जगह जगह पे होता है, ठीक है। वही इंटरसेप्शन ही इंसोलेशन कहलाता है, और इसी इंसोलेशन की वजह से टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है। अब अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मतलब जो इंटरसेप्शन है वो डिक्रीजेस करता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, इसलिए पोल्स पे क्या, वहाँ पर उतना टेम्परेचर इंटरसेप्शन, मतलब उसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा होती है, उसका इंटरसेप्शन बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे क्या बोला जाता है? इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सिटीज़, वो वार्म एयर ट्रैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ही शहर में जो टेम्परेचर बहुत राइज है। जैसे आप गाँव जाइए, शहर से आप गाँव जाइए, तो आपका टेम्परेचर वेरी जरूर मिलेगा। भले आप, जैसे आप मान लीजिए किसी शहर में रह रहे हैं, उसी शहर के गाँव में जाइए, तो आपको, क्योंकि पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे उतनी बिल्डिंगें नहीं हैं उतनी ऊंची ऊंची, तो वहाँ पे जो वार्म एयर वो ट्रैप नहीं हो रही, इसी वजह से वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर उतना राइज नहीं करता जितना एज़ कम्पेयर टू जो आपका शहर है, ठीक है। तो वो जो क्राउडेड बिल्डिंग है वो भी एक टेम्परेचर राइज का बहुत बड़ा कारण है। अब टेम्परेचर की बात ही हो रही, तो इसमें इनको इन्वेंट किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। जब टेम्परेचर को एंडर्स सेल्सियस ने इन्वर्ट किया था। अब हम आते हैं, अभी टेम्परेचर की बात होगी, हम आते हैं किस पे? एयर प्रेशर पे। तो एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर, एयर जो है, एयर प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शन एंड अवर बॉडी एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो एयर जो है आपको चारों तरफ से, ठीक है, प्रेस करेगी ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है, और अपनी बॉडी इसको एक्सर्ट कर रही होती है सेम प्रेशर से, इसी वजह से हमको वो प्रेशर फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो एयर है, एयर अपने वेट के कारण, ठीक है, अर्थ सरफेस पे प्रेशर डालती है, हम उस पर मनुष्य हो या किसी पे भी एक प्रेशर देती है, और जो वो मनुष्य से हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग उसी, हमारा शरीर उसी प्रेशर से एक्सर्ट करता है काउंटर प्रेशर, इसी वजह से हमको वो प्रेशर फील नहीं होता है, ठीक है। अब जो प्रेशर, एयर प्रेशर है, वो इंक्रीजिंग इन हाइट, प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम, जो मान ली हिल है, ठीक है, जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर क्या है? डिक्रीजेस। हाइट के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज करते आता है। इंक्रीजिंग द हाइट, प्रेशर फॉल्स रैपिडली इन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आप अभी देखे थे इसमें जब एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में। दूसरा, एयर प्रेशर, अगर सी लेवल है, वही तो है, सी लेवल है तो वहाँ एयर प्रेशर सबसे हाइस्ट होगा, और जो अपना लैंड है, ठीक है, लैंड है वहाँ, क्योंकि वो सी लेवल से हमेशा ऊपर होता है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और ये कंडीशन तो वर्टिकली ऐसे प्रॉब्लम होती है। हॉरिजॉन्टली क्या होती है? हॉरिजॉन्टली क्या होता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस, ठीक है।
हॉरिजॉन्टली क्या होगा कि टेम्परेचर से वेरी करेगा, मतलब टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया एसोसिएट विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। जो हाई टेम्परेचर है के कारण, जब किसी जगह पे हाई टेम्परेचर है तो उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब हाइट मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक फिनोमेना कि हाई टेम्परेचर क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया एसोसिएट विद द क्लाउडी स्काई वेदर। ऐसा क्यों, समझ गए ना। इस क्लाउडी स्काई वेदर लो प्रेशर तो वहाँ पे बादल आ जाएंगे और मतलब वहाँ पानी बरसने लगेगा। और लो टेम्परेचर क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। एयर मूव्स कैसे करता है, एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। एयर लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करती है। नेक्स्ट क्या है, मून पे कोई एयर नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे कोई एयर प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं विंड पे। अभी आपका एयर प्रेशर होगा विंड पे, तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आर कॉल्ड विंड। विंड क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब एयर का मूवमेंट होता है उसे ही क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो विंड कई तरह की होती है, एक होती है परमानेंट विंड, सीजनल विंड या और लोकल विंड, तीन तरह की विंड होती है। तो परमानेंट विंड किसे बोलते हैं, परमानेंट विंड होती है जो परमानेंटली होती है, उनका नाम से बदलती है कि कोई ईस्टर्ली विंड है या ट्रेड विंड है, वेस्टर्ली विंड है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी या पर्टिकुलर तरह से विंड कर रही होंगी, ठीक है। तो ये पूरे साल और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, इसीलिए इनका नाम परमानेंट विंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो परमानेंट विंड, सीजनल विंड क्या होती है, सीजनली फ्लो होती है, जैसे इन्हें मानसून विंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है लोकल विंड। लोकल विंड क्या होती है, ये होती है ये ब्लो करती है, दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, ठीक है। दे ब्लो इन ए ओनली ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, ठीक है। किसी छोटे एरिया के लिए होते हैं कि मतलब ये पर्टिकुलर टाइम है कि मतलब जनवरी टू सितंबर है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, या इतने इस साल में मूव करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लैंड और सी ब्रिज, ठीक है, समुद्र किनारे वाली हवाएं, ठीक है, वो उसी जगह मूव करेंगे, समुद्र किनारे वाली हर जगह तो मूव करके जाएंगे नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है ये आपको आना चाहिए, ये अपना अर्थ है, ठीक है, जो हमारे रीजन्स हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर, ठीक है। तो इसमें मैंने एक आपको बना दिया है, ठीक है। जैसे क्या इक्वेटोरियल जो रीजन होता है उसे डोल्ड्रम से बोलते हैं, ठीक है, डोल्ड्रम से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन क्यों लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल हैविंग हाई टेम्परेचर सो एज दे हैव लो प्रेशर रीजन, इन्हें क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम से बोलते हैं। अब जो एयर मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मतलब इक्वेटोरियल की तरफ आएंगे हवा हमेशा। तो इक्वेटोरियल के ऊपर आती है सब ट्रॉपिकल लेयर्स होती हैं। सब ट्रॉपिकल लेयर कौन सी होती है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल को हाई प्रेशर भी बोलते हैं और इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो जो अगर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो अगर सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटोरियल, सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल की तरफ जाएंगे तो क्या होंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होगी, साउथ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। मतलब ये नाम आता है उनके डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, साउथ ईस्ट आएंगी। और अगर सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आएंगे तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे। सेम एज अगर सब पोलर जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ कम होता है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, वो अच्छा सब पोलर भी लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि उससे और पहले उसके और ज़्यादा बाद क्या आता है, वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन आ जाता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ जाते हैं। सब पोलर रीजन को क्या बोलते हैं, सब पोलर रीजन को ऐसा कुछ उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ठीक है, इन्हें बोलेंगे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, नीचे बोलेंगे प्रिवेलिंग, उनको भी नीचे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज।
अब सब पोलर की तरफ आती हैं हाई प्रेशर से, तो उन्हें बोलेंगे पोलर स्टडीज। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि लू तो सब ने वर्ड पढ़ा होगा, इसे हिंदी इंग्लिश सब में लू ही बोलते हैं। ठीक, क्या होता है? हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत एकदम जब आप देखिएगा मई अप्रैल मई के समय में एकदम गर्म और सूखी सूखी हवाएं चलेंगी, तो उसे ही लू कहते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं लू लग गई है, तो मतलब वो उस तरह की एयर वैसे टेम्परेचर मतलब तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो हम आते हैं मॉइस्चर पे। मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर में हम दो चीज़ पढ़ते हैं, पहला कि वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। कि इन्हीं की वजह से ही हमारा मॉइस्चर टर्म आता है। वाटर वेपर क्या है? वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज, तो पता ही सबको यहीं से ही इवेपोरेट होता है। और ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, उस हवा में जो मॉइस्चर रहता है, किसी समय मॉइस्चर आ जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। ठीक, वार्म एयर हैव मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर सो बिकम मोर ह्यूमिड। वही है कि जितना गर्म हवा होगी, जितना ड्राई एयर होगी, तो उतना उसमें क्या होगा, उसमें पानी कंटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, वो उतना ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि जो वाटर वेपर है वो राइजेज, इट स्टार्ट्स कूलिंग। वाटर वेपर जैसे वाटर वेपर जैसे ऊपर जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, उस टेम्परेचर उसका क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे टेम्परेचर कम होगा, ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस करके क्या हो जाएंगी, वो फॉर्म करेंगी ड्रॉपलेट। वो ड्रॉपलेट क्या होंगे, वो ड्रॉपलेट धीमे धीमे एक मास का फॉर्म लेंगी, जो क्लाउड बन जाएंगी। वो क्लाउड फिर क्या है, फिर वो जब ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो गई कंडेंस हो जाएंगी, तो वो ड्रॉपलेट फॉर्म में जमीन पे आएंगी, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब वही प्रेसिपिटेशन में अगर जैसे जब हैवी होती है, इसी वजह से वो बड़े जब तेजी से हम रेनफॉल बोलते हैं, तो उसमें हैवी ड्रॉपलेट होती हैं। अगर वो धीमे धीमे होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजलिंग बोलते हैं। तो हल्की फुल्की फुहार टाइप में होती है। ठीक है, तो ये तो यही है, मॉइस्चर की वजह से होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपने देखा होगा, जब एरोप्लेन जाता है, मान लीजिए एरोप्लेन है ये, ठीक है, एरोप्लेन उड़ता है, तो इसके पीछे ट्रेल छोड़ते आता है वाइट कलर की। तो वाइट ट्रेल ड्यू टू, जो वाइट ट्रेल होती है ड्यू टू कंडेंस जो होते हैं इंजन से कंडेंस होके जो मॉइस्चर है, वो वही वाइट ट्रेल बनाता है। ठीक है, तो ये मॉइस्चर का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं रेनफॉल होती कैसे कैसे। तो रेनफॉल के तीन कारण, एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, एक होती है ऑरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, एक होती है कन्वेक्टिव रेनफॉल। तो याद रखिएगा, तीन तरह की होती है, साइक्लोनिक, कन्वेक्टिव और रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक जो रेनफॉल है वो साइक्लोन्स के कारण आती है। जब साइक्लोन आते हैं, जैसे ये वार्म एयर ऊपर उठी, तो उसकी जगह कोल्ड एयर ले ली, ऐसे तो इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन बनते हैं, इसकी वजह से साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रेनफॉल होती है, उसे बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। अगर यही रेनफॉल अगर पहाड़ है, ठीक है, वहाँ से ये जो अभी हम बताए कि कंडेंस्ड एयर है, वहाँ से टकराई, तो धीमे धीमे वहाँ पे टकरा के वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कर देती है, तो उसे बोलते हैं ऑरोग्राफिक और रिलीफ हो जाते हैं बादल, मतलब हवा रिलीफ करती है अपने आप को, उसे टकरा के, तो उसे बोलते हैं ऑरोग्राफिक और रिलीफ। कन्वेक्टिव जो अपना जनरल पर्पज की जो बताया था अभी सबसे पहले कि यहाँ से वार्म एयर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फिर वो राइज करते हैं, कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉपलेट बना, ड्रॉपलेट का कॉम्बिनेशन फॉर्म क्लाउड होता है, क्लाउड फिर ठंडे होकर प्रेसिपिटेशन देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ये होता है कन्वेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया। इसमें किसी तक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी तरह का डाउट, किसी तरह की और चीज़ें आपको पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्वेश्चन आर, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको कई तरह के नोट्स और कंटेंट मिल जाएंगे, हर तरह के कई चीज़ों से रिलेटेड, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।